साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, ये हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में, चाहे वो एपीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, पहले सवाल से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, बहुत शानदार सवाल है और क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बेटा कि किस बीमारी को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सर्व दवा सेवन MDA प्रारंभ किया। ऑप्शन है फाइलेरिया, ऑप्शन है कुष्ठ, ऑप्शन है काली खांसी, ऑप्शन आता है टीबी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बेटा फाइलेरिया। क्या है? फाइलेरिया। तो देखो, हमारे सामने हमारा हेडिंग हो जाएगा सर्व दवा सेवन। सर्व दवा सेवन, सर्व दवा सेवन में जो MDA है ना, एपीएस में फुल फॉर्म है, तो हो सकता है कि वो MDA की फुल फॉर्म पूछ ले, तो उसका नाम है मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो बात हो गई फुल फॉर्म की। अब यहाँ से सवाल उठता है ये कि बेटा, सर्व दवा सेवन जो अभियान है, ये अभियान जो है किस मंत्रालय ने शुरू करा है? तो पूछ लेगा कि बताइए भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सर्व दवा सेवन अभियान शुरू किया है? तो मंत्रालय का नाम है बेटा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब आपको बताना है बेटा कि इस समय केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं कि कौन है इस समय केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। मंत्री का नाम बताना आपको। बहुत सारे बच्चों ने पिछली क्लास में भी बहुत अच्छे जवाब दिए और बहुत अच्छा उन्होंने लिखा, और अगर वो इस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमें तो हौसला मिलता ही है। हमें लगता है कि उन बच्चों के सफल होने के जो दूरी है बहुत कम रह गई है, वो जल्दी अब सफल होने वाले हैं, क्योंकि उनमें जागरूकता बहुत है। ठीक है, तो जो इग्नोर करते हैं वो दिक्कत में रहेंगे, जो इग्नोर नहीं करते, ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, बता भी रहे हैं क्वेश्चन, वो लगे हुए हैं अपने काम में। अब सवाल ये है, सर्व दवा सम्मेलन जो है वो किस बीमारी की रोकथाम के लिए चलाया गया है? तो बीमारी का नाम है फाइलेरिया। मैंने बताया था एक दिन आपको, लिम्फेटिक फाइलेरिया। ठीक है, क्या नाम है? पूरा नाम है लिम्फेटिक फाइलेरिया। ये जो फाइलेरिया बीमारी है, इस बीमारी को मैंने एक नाम और बताया था आपको, पहले याद होगा आपको, हाथी पाँव। क्या कहते हैं बेटा इस बीमारी को? इस बीमारी को और क्या कहा जाता है? हाथी पाँव। पैर सूज जाते हैं, बहुत मोटे मोटे पैर हो जाते हैं, हाथी पाँव बीमारी। इस बीमारी का वाहक कौन है? तो वाहक है क्यूलेक्स। बताया था ये भी मैंने, क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है लिम्फेटिक फाइलेरिया, और इसमें शरीर जो है, शरीर के अंग बहुत सूज जाते हैं, मोटे मोटे पैर भी हो जाते हैं हाथी की तरह। ठीक है, भारत सरकार ने इसको समाप्त करने का क्या लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको समाप्त करने का लक्ष्य क्या रखा है? ये सवाल मैंने पिछली बार लिखवाया था और बताया भी था। समाप्त करने का लक्ष्य है, भारत सरकार ने समाप्त करने का लक्ष्य क्या रखा है? फाइलेरिया को। तो भारत सरकार ने फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य क्या रखा है बेटा? 2000 बताओ क्या है बेटा? 2025, 27
29, 31, तो 2027 कौन सा है? 2027। तो 2027 में भारत सरकार ये चाहती है कि वो लिम्फेटिक फाइलेरिया को जो है समाप्त कर दे। तो उसको समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया है, इसका नाम है सर्व दवा सेवन। सर्व दवा सेवन बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आपको मिल सकता है, अच्छा सवाल है बेटा। अगला क्वेश्चन सुनिए, कह रहे किस मंत्रालय ने युवा 2.0 योजना शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, या कृषि मंत्रालय ने? ऐसे सवाल आप जरूर अच्छे से देख लें, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। युवा 2 योजना, युवा 2.0 योजना, ठीक है। तो उस योजना को चलाया है शिक्षा मंत्रालय ने। किसने चलाई है बेटा ये योजना? शिक्षा मंत्रालय ने। तो हमारे हेडिंग का नाम है युवा 2.0 योजना। ये योजना किस मंत्रालय ने शुरू करी है? मिनिस्ट्री का नाम पूछ रहे हैं बेटा। तो ये योजना जिस मंत्रालय ने शुरू की है उसका नाम है शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइए, कमेंट करके बताइए, इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे देश के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप बताते हैं तो लगता है कि आप अपनी तैयारी की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है ये योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? क्यों ये योजना शुरू की गई है? ये सवाल भी आपके लिए मोस्ट है। युवा 2.0 योजना क्यों शुरू की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो बेटा इसका उद्देश्य है जो युवा लेखक हैं उनको प्रेरित करना। क्या करना? युवा लेखकों को प्रेरित करना, या यूं कह सकते हैं कि युवा लेखकों का मार्गदर्शन करना। युवा लेखकों का मार्गदर्शन करना। और कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति युवा 2.0 योजना के तहत सेलेक्ट हो जाता है तो इस काम को करने के लिए सरकार उसे छात्रवृत्ति भी देती है। लिखने के लिए छात्रवृत्ति सरकार के द्वारा दी जाती है 50,000 की। 50,000 रुपये सरकार छात्रवृत्ति के रूप में देती है। युवा 2.0 योजना का उद्देश्य है युवा लेखकों को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, है ना, उनको आगे बढ़ाना, ये सरकार चाहती है। तो युवा लेखकों के लिए युवा 2.0 योजना शुरू की है। किसने? भारत सरकार ने। और किस मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय ने। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। तैयार रहना मेरे बेटा, यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। देखिए हमारे पढ़ाने का पता आपको तब चलेगा जब आप कोई पेपर देंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ भैया ने जो बताया था उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं। क्योंकि ऐसे हिसाब लगाने से हिसाब नहीं लगते, पेपर आने के बाद हिसाब लगते हैं कि आपकी डायरी में क्या क्या लिखवाया गया है और उनमें से कितने क्वेश्चन आपको मिले हैं, ठीक है। तो अच्छे सवाल हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सवाल एग्जाम में आने लायक है। ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से PM प्रणाम योजना शुरू की है? लोगों में संस्कार लाना, भारत माता की सेवा करना, केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कम करना, या इनमें से कोई नहीं। भारत सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिस योजना का नाम है PM प्रणाम योजना, ठीक है। तो हमारा जो हेडिंग है बेटा, हमारा हेडिंग है PM प्रणाम योजना। एक तो APS वाले बच्चे जो हैं इस बात के लिए तैयार रहे हैं कि PM का मतलब तो हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्रणाम की फुल फॉर्म उनके लिए महत्वपूर्ण है, PRANAM, प्रणाम की फुल फॉर्म वो याद करें। हो सकता है कि प्रणाम में P पूछ ले, R पूछ ले, N पूछ ले, M पूछ ले, इसका मतलब पूछ ले, तो वो बच्चे तैयार रहें, ठीक है। इस योजना का नाम है, देखिए, प्रमोशन ऑफ PR से बनता पूरे से प्रमोशन, ऑफ A से बनता है अल्टरनेट, N से बनता है बेटा, हाँ, न्यूट्रिएंट्स,
फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। तो एपीएस वाले बच्चे जो हैं वो फुल फॉर्म याद रखें, पूछी जाएगी। पीएम प्रणाम योजना में प्रणाम का पूरा नाम क्या है? तो प्रणाम का पूरा नाम बेटा क्या बताया गया है आपको? प्रणाम का पूरा नाम बताया गया है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। ठीक है, इस योजना का पूछा है उद्देश्य क्या है, सरकार इस प्लान को क्यों लाना चाहती है? तो पहले मैं आपको बता देता हूं। पहला उद्देश्य सरकार का है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। दूसरा सरकार का उद्देश्य है इसी में बेटा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना। तीसरा सरकार का इसके पीछे एक उद्देश्य है जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना, जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना। और चौथा उद्देश्य है इसमें उर्वरक पर सरकारी सब्सिडी को कम करना, उर्वरकों पर सरकारी सब्सिडी को कम करना। अब मैं आपको साधारण तरीके से बस अब बातें बताता हूँ। देखो होता क्या है कि खेती के अंदर हम बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का। उन रासायनिक उर्वरकों के ज़्यादा इस्तेमाल करने से मिट्टी विषैली हो रही है। पहला काम, मिट्टी विषैली हो रही है। उन रासायनिक उर्वरकों का अंश उस भोजन या अन्न में पहुंच रहा है, जिससे मानव में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। सब केमिकल लगे हुए खाद्य पदार्थ हम लोग खा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के ऊपर सरकार काफ़ी सब्सिडी खर्च करती है। यूरिया का खाद का कट्टा हो या अन्य रासायनिक दवाइयाँ हों, इन दवाइयों के इस्तेमाल में सरकार सब्सिडी देती है। तो सरकार के ऊपर क्या हो रहा है, लोड ज़्यादा पड़ रहा है सब्सिडी का। जब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम होगा तो सरकार के ऊपर सब्सिडी जो सरकार दे रही है वो भी कम होगी। दूसरे नंबर की बात यह है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी जो विषैली हो रही है वो फिर अपने स्वास्थ्य की तरफ लौटेगी। तीसरा वो कह रहे हैं कि जैविक उपयोगों का प्रयोग होगा। ठीक है, और चौथा नंबर जो मैंने आपको बताया है कि देखिए मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री प्रणाम योजना शुरू की गई है। अब लोगों में संस्कार लाना नहीं जी, भारत माता की सेवा करना, बल्कि केमिकल फर्टिलाइज़र का मतलब होता है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना। मेन मकसद सरकार का ये है ना, इनमें से कोई नहीं ये गलत है। ठीक है, तो पीएम प्रणाम योजना जरूर याद रखा। क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा और कई सारे फैक्ट है सरकार की नज़र में। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या रखा गया है? खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या रखा गया? खेल महिला लीग, अस्मिता महिला लीग, सुस्मिता महिला लीग, स्वाभिमानी महिला लीग। तो जो केंद्रीय खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, हाँ, उनके द्वारा खेलो इंडिया महिला लीग की बात की गई है। खेलो इंडिया महिला लीग जो है इसका नया नाम रखा गया है अस्मिता महिला लीग। क्या नाम है बेटा? अस्मिता महिला लीग। तो खेलो इंडिया महिला लीग जो शुरू हुआ था प्रोग्राम, ये शुरू हुआ था 2018 में। अब खेलो इंडिया महिला लीग का जो नया नाम हो गया है, नया नाम जो रखा गया है उसका नया नाम है बेटा अस्मिता महिला लीग। अस्मिता महिला लीग, अस्मिता महिला लीग के नाम से ये जाना जाएगा। ठीक है,
और ये नाम किसने बदला है कोई पूछेगा तो खेल मंत्रालय ने बदला है। और आपको बताना है, मैंने बता भी दिया है वैसा, है ना, कि बताइए केंद्रीय खेल मंत्री हमारे कौन है। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है जिन्होंने इसका नाम बदलने की घोषणा की है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा ये। अगला सवाल शुरू करें। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, है ना, 2023 में विश्व का प्रथम देश कौन सा रहा है। अब कह रहे हैं कि विश्व का पहला देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में दुनिया का पहला देश कौन सा है। इस सूचकांक में, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले नंबर पर कौन सा देश आया है दुनिया का, और उसमें आपको ये भी बताना है कि भारत का कौन सा नंबर है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले नंबर पर है यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो 42वां नंबर है हमारे देश भारत का। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, भारत का नंबर पूछेंगे तो 42, और पहला देश पूछेंगे तो नंबर 1 पर कौन है, अमेरिका। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, याद रख लें आप। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी अच्छा है, बहुत शानदार है। ये कह रहा है कि 8वां रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ हुआ। नई दिल्ली में, लखनऊ में, कलकत्ता में, पणजी में। वैसे भी सब बच्चों को पता है कि रायसीना हिल्स नई दिल्ली में है और वहीं पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। 8वां रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ हुआ है। तो बेटा आयोजन हुआ है इसका नई दिल्ली में। 8वां रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में 2023 में। देखिए एक अच्छा सवाल बनेगा कि इस आयोजन का उद्घाटन किसने करा। रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किसने करा, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करा है। एक्चुअल में आप गलती कर देंगे, वो पूछेगा कि 8वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किसने किया, जो नई दिल्ली में हुआ था। रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, तो राष्ट्रपति भवन का मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो गलत हो जाएगा। इसका उद्घाटन करा किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर 100 से अधिक देशों के लोग आए थे। इसमें मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था। रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन बनी या बने हैं, उनका नाम बहुत मोस्ट है। ये वाला मुख्य अतिथि कौन बने हैं उनको जरूर याद रखना आप। तो मुख्य अतिथि बनी थी जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी जो है वो मुख्य अतिथि थी। ये कौन थी भैया, तो ये इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को बनाया गया था 8वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि। ये जो रायसीना डायलॉग हुआ है इसकी थीम क्या है, अच्छा सवाल है। तो इसकी थीम या विषय रखा गया था उत्तेजना, अनिश्चितता, अशांति, तूफान में प्रकाश स्तंभ। अब ये इस बात का मतलब क्या है, देखिए डायलॉग का मतलब बातचीत जो है, बहुत सारे कठिन सवालों के भी जवाब बातचीत के माध्यम से आपको मिल सकते हैं। हर काम के लिए युद्ध जरूरी नहीं है, ठीक है। तो डायलॉग के माध्यम से दो खराब होते हुए रिश्तों को ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए कहा गया कि दुनिया में जो उत्तेजना फैली हुई है, अनिश्चितता फैली हुई है, अशांति है, तूफान है, इन सब में रायसीना डायलॉग जो है प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर रहा है ना। तो इसकी थीम रखी गई थी, याद रखें। अच्छा सवाल है, पूछा जाएगा आपसे कुछ ना कुछ यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। 69वें
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? ये फिल्म पुरस्कार है कौन सा भैया? 69वां। तो एक तो इसका नंबर याद रखा है, क्वेश्चन में नंबर भी पूछ लेता है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं सब 2023 के हैं और आने वाले समय में बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इस पुरस्कारों का वितरण जहाँ से हुआ था तो आयोजन हुआ था विज्ञान भवन, और हमारा जो विज्ञान भवन है वो है बेटा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन से इन पुरस्कारों का वितरण हुआ। किस मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं? तो जो मिनिस्ट्री इन पुरस्कारों का वितरण करती है उसका नाम है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है इस तरीके के अवार्ड देता है। अवार्ड किसने दिए हैं? पुरस्कार दिए किसने दिए हैं? किसने अपने हाथों से इन पुरस्कारों को बांटा है? तो हाँ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को राष्ट्रपति देता है। तो द्रौपदी मुर्मू, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्होंने इन पुरस्कारों का वितरण किया है। ये भी याद रखें, ऐसे क्वेश्चन आप अवार्ड में बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फीचर फिल्म ऐसे तो याद करके जाते ही हैं। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि अवार्ड किसने दिए हैं, कौन सा मिनिस्ट्री इन अवार्डों का वितरण कराता है, कहाँ से वो बांटे गए हैं। अब इसमें देखो 4 अवार्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, 4 या 5 बहुत बड़े नाम हैं। एक नाम है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है बेटा, हाँ, रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट, हाँ, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। एक दूसरा बड़ा शानदार सवाल है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है अल्लू अर्जुन। जानते होंगे अल्लू अर्जुन को, पुष्पा फिल्म के लिए, झुकेगा नहीं पुष्पा, पुष्पा फिल्म के लिए सुना होगा, डायलॉग बड़ा फेमस हुआ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस में 2 नाम है। एक नाम है बेटा आलिया भट्ट का, आलिया भट्ट, और पिक्चर का नाम था गंगूबाई काठियावाड़ी, गंगू काठियावाड़ी। दूसरी जो बेस्ट एक्ट्रेस साथ में बनी थी उनका नाम था कृति सेनन, कृति सेनन, और उनको अवार्ड दिया गया था, पिक्चर आई थी द मिमी, मिमी पिक्चर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड निखिल महाजन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक, नाम है उनका निखिल महाजन, निखिल महाजन, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ, हाँ, मनोरंजन फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म का अवार्ड जो मिला वो मिला है RRR को, ठीक है। तो वो सब अलग बातें हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। तो 69वें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2023 में आयोजन कहाँ हुआ था? विज्ञान भवन नई दिल्ली में।
किस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। पुरस्कार किसने बांटे हैं? द्रौपदी मुर्मू ने। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन। ये नाम 4-5 नाम आप याद कर लीजिए। वैसे तो अवार्ड की बहुत बड़ी लिस्ट होती है, वो कभी नहीं पूछे जाते, ठीक है, बहुत बड़ी लिस्ट होती है। और इन्हीं अवार्ड में 69वें अवार्ड में 53 बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी वहीदा रहमान को दिया गया है, ठीक है, इसी समय उनको भी दिया गया था, ये मैं पहले आपको बता चुका था, ठीक है, इसलिए मैंने वो अब नाम नहीं लिख पाया। नंबर जरूर याद रखें। राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में कौन से नंबर के दिए गए हैं? तो 69, 69 चलिए अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। वरुण नौसेना का युद्धाभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ है? वरुण युद्धाभ्यास की बात कर रहे हैं, वो किस देश की सेना के बीच में हुआ है? युद्धाभ्यास का नाम है वरुण, वरुण युद्धाभ्यास, वरुण युद्ध अभ्यास। देखिए जो वरुण युद्ध अभ्यास है वो किस किस देश की सेना के बीच में हुआ है बेटा? तो ऑप्शन आपके पास में आ रहे हैं, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, है ना। तो ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। तो किन किन देशों के बीच में हुआ है? तो देश एक तो हमारा देश है भारत व फ्रांस। अच्छा इसका संस्करण कौन सा है? तो इसका संस्करण है बेटा 21वां। वैसे इसे कहते हैं वरुण 23 2023 में। आयोजन इसका कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है बेटा अरब सागर में, अरब सागर में हुआ है, अर्थात भारत में। और ये भारत और फ्रांस की नौसेना का युद्ध अभ्यास है। किसका है? नौसेना का। नाम क्या है? वरुण, ठीक है। तो नाम याद कर लोगे, वरुण युद्ध अभ्यास। तो भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में हुआ है, 21वां संस्करण है और दोनों देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया है। कह रहे हैं कि भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य कौन सा बना है? पंजाब, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, केरल। ई गवर्नेंस वाला पहला राज्य, पहला पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य कौन सा बना है? तो सही ऑप्शन है बेटा केरल। कौन सा राज्य बना है ई गवर्नेंस वाला? तो राज्य का नाम है केरल। केरल को मसालों का प्रदेश कहते हैं, ठीक है, हाँ, स्पाइस स्टेट केरल बना है। केरल की जो राजधानी है, कैपिटल, उसका नाम है बेटा तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम। बड़ा शानदार सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुअनंतपुरम में है। और विक्रम साराभाई को हम भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। और विक्रम साराभाई के नाम पर ही चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री तो पी विजयन, पिनराई विजयन। और यहाँ जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। कहाँ के गवर्नर हैं बेटा? तो वो हैं केरला के, ठीक है। केरल जो है पहला पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य बना है, केरल। याद रखना, जो पहला शब्द जिसके साथ में लग गया वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तैयार रहें, एसएससी तो बहुत पूछती है ऐसे सवालों को। भारत का प्रथम केवल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बना है? अब ये कह रहे हैं देखो, चूंकि भारत का है और वो भी पहला है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम केबल कहते हैं तार पर, स्टे रेल ब्रिज कहाँ बना है? तो ये बना है बेटा जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है और वो ये कहा है कि वहाँ जो है, हाँ, वहाँ जो है 2024
सितंबर 2024 से पहले पहले चुनाव होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है। तो उसी के चक्कर में युवा मतदाता जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, युवा मतदान ब्रांड एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के लिए किसे बनाया गया है, कमेंट करके आप लिखें, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में युवा मतदाताओं का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ठीक है, तो कमेंट करके लिखें। देखो जम्मू कश्मीर में ये कहाँ बना है, तो इसी वजह से कहते हैं, इसका एक अन्य नाम है, इसे कहते हैं अंजी खंड ब्रिज। किसी नदी पर नहीं है, एक है अंजी खड्ड, एक खाई है, अंजी खड्ड ब्रिज भी इसे कहा जाता है। एक्चुअल में क्या है कि ये एक पुल है और ये वायर पर बना है, तारों पर, ठीक है, वो भी रेलवे का बना है। कितना खतरनाक है ना, कितना मुश्किल है उसको रेल के वजन को थामना, इस सब चीज़ों को देखते हुए, है ना। तो इसलिए मोस्ट है। केबल कहते हैं तार को। केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बना है, जम्मू कश्मीर में अंजी में बना है, अंजी खड्ड पर बना है, इसलिए इसे अंजी खड्ड ब्रिज भी हम कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये है हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स 2023 के। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।